नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। घूसखोर पंडित के बाद अब अवसरवादी पंडित। ब्राह्मण विरोध का स्तर इतना बढ़ता जा रहा है और ब्राह्मणों के प्रति नफरत का जो भाव लगातार एक वर्ग में बढ़ता जा रहा है, वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेएनयू से शुरू हुआ ब्राह्मणों का विरोध, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, वगैरह वगैरह, ये जो अपमान का दौर अब और अधिक तेज होता जा रहा है और विभिन्न मंचों और अवसरों पर स्पष्ट दिखाई भी पड़ने लगा है। और ये बहुत बड़ी समस्या तब बन जाती है जब किसी वर्ग विशेष का, किसी जाति विशेष का, किसी समुदाय विशेष का सशक्तिकरण का माध्यम बन जाता है ब्राह्मणों का अपमान करना। और ये आज के समय में बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है हर सरकार के लिए। किसी भी सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता है। इसलिए जब ब्राह्मण विरोध और ब्राह्मणों का अपमान सशक्तिकरण का प्रतीक बन जाए तो फिर इसे कैसे सुधारा जा सकता है? इसका घाव और इसका असर और भी गहरा होता जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न ने इस विवाद को एक बार और गहरा दिया है। सामान्य हिंदी की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया जिसमें लिखा था अवसर के अनुसार बदलने वाला, और विकल्प के तौर पर दिए गए थे पंडित, दूसरा था निष्कपट, तीसरा था सदाचारी और चौथा था अवसरवादी। आप अगर देखें, निष्कपट, सदाचारी और अवसरवादी ये एक ग्रुप में फिट होने वाले हैं। पंडित तो उसमें एक लगाया गया है। इस पंडित का तीन और विकल्पों से कोई संबंध नहीं है और इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है कि यह जानबूझकर जोड़ा गया है। आज हम लोग इसी पर डिटेल में बात करेंगे, इसलिए आप कृपया अंत तक देखिएगा। इन विकल्पों में जो पंडित का नाम शामिल करना परीक्षार्थियों के लिए चौंकाने वाला था, और खास तौर से उन परीक्षार्थियों के लिए जो ब्राह्मण समुदाय से थे। स्वाभाविक रूप से इस पर सवाल उठने ही थे, उठना भी चाहिए थे और उठे भी, और राजनीति गर्मा गई। कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की पत्र लिखकर और सख्त कार्रवाई की मांग की। ब्राह्मणों के चेहरे के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी ट्वीट कर आश्वासन दिया कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन पुलिस भर्ती बोर्ड तो सदमे में आ गया। उसको समझ में नहीं आया कि इस पर कैसे रिएक्शन दिया जाए। काफी लंबे समय बाद उन्होंने सोचा, समझा और सफाई दी कि प्रश्न पत्र बाहरी एजेंसी द्वारा तैयार किया गया था और इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। भर्ती बोर्ड द्वारा इतना समय लिया गया, इसलिए लगता है कि शायद उन्होंने मुख्यमंत्री तक पहुंचने की कोशिश की होगी और इसलिए इतना समय लगा, और जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने स्वयं दिए, किसी और ने नहीं। अब असली सवाल क्या है? असली सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार इसमें दोषी है या स्वयं मुख्यमंत्री इसमें दोषी हैं? जैसा कि राजनीति शुरू हो गई। ब्राह्मण एक ऐसा समुदाय है जिसके लोग हर राजनीतिक दल में हैं, और हर राजनीतिक दल में ही नहीं, हर प्रकार के राजनीतिक दलों में हैं। वो वामपंथियों में भी शामिल होंगे और कई जो डीप स्टेट टाइप के समूह हैं उसमें भी शामिल होंगे, और कई बार ब्राह्मणों का मुखर विरोध करने वाले ब्राह्मण ही सबसे अधिक होते हैं और वास्तव में वो मुखौटा होते हैं, उनके पीछे कोई और होता है। इस प्रकरण में भी यही शुरू हुआ। बहुत से लोगों ने, तथाकथित ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने कहा कि सरकार ब्राह्मणों के पीछे पड़ी हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री को निशाने पर ले लिया, योगी आदित्यनाथ को, और कहा कि इस सरकार में रह रहकर ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है और ब्राह्मण विरोध की भी एक सीमा होती है, अब सीमा पार हो गई है। ये जो प्रतिक्रिया है, रोष तो स्वाभाविक है, लेकिन इसमें हमें समझदारी ये दिखानी पड़ेगी कि रोष मुख्यमंत्री के या सरकार के विरुद्ध क्यों। आपको मालूम होगा कि जो पुलिस भर्ती परीक्षा होती थी उत्तर प्रदेश में, वो बहुत कुख्यात हो गई थी। सिपाही भर्ती, सब इंस्पेक्टर भर्ती, जो भी परीक्षाएं होती थी, उनके पेपर, प्रश्न पत्र लीक हो जाते थे।
बहुत बड़े बड़े रैकेट उसमें काम करते थे और ये बहुत पहले से चला आ रहा है। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और उसमें भी एकाध ऐसी घटनाएं हुई तो राजनीतिक दलों ने और दूसरे लोगों ने उनको निशाने पर लिया और लेना भी चाहिए था। बहुत प्रयास किए गए और इसके बाद जो व्यवस्था बनी उसमें आजकल प्रश्न पत्र बाहरी संस्था द्वारा बनाए जाते हैं और बाहरी संस्था जो प्रश्न पत्र बनाती है उनके अपने पेपर बनाने वाले लोग होते हैं, एकेडमिक लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं। अब ये पेपर भी, ये प्रश्न पत्र भी किसी बाहरी संस्था द्वारा बनाया गया है। इसका उद्देश्य था ताकि गोपनीयता बनी रहे और प्रश्न पत्र जब तक परीक्षाएं ना हो जाएं ये लीक ना हो। सरकार ने इसमें बहुत मेहनत की है, इसलिए लीक तो बंद हो गई, लेकिन अब प्रश्न पत्र में गड़बड़ी शुरू हो गई। अब ये बहुत साधारण सी बात है। भर्ती बोर्ड ने कहा कि हम जांच करेंगे और देखेंगे दोषी कौन है। स्वाभाविक रूप से संस्था दोषी है और इस संस्था के जो कर्मचारी हैं जिन्होंने ये प्रश्न पत्र बनाने में भूमिका निर्वाह की वो भी दोषी हैं और उस संस्था के पास इस बात का पूरा रिकॉर्ड होगा कि किसने बनाया। तो अब हमें उस तक पहुंचना होगा जिस व्यक्ति ने इस पेपर में ये डाला है। ये तो एक बात हो गई, कानून का पालन हो जाएगा, उस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा, उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि एकेडमिक एरिया में और शिक्षण के व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं, शिक्षण के कार्य में लगे हुए जो प्राध्यापक हैं, अगर उनके दिल और दिमाग में भी ब्राह्मणों के प्रति इतना घृणा है, इतना नाराजगी है, तो उनकी मानसिकता ऐसी बन गई है, उसका क्या इलाज होगा। जब किसी के दिमाग में, किसी शिक्षण संस्था के कर्मचारी, शिक्षणोत्तर कार्य में लगे हुए व्यक्ति के दिमाग में इस तरह का जहर भरा हुआ है, तो वह जहर अगर किताबें लिखेगा उसमें निकलेगा, प्रश्न पत्र बनाएगा उसमें जाएगा और किताबों के माध्यम से पाठ्यक्रम में जाएगा। पाठ्यक्रम में जब पढ़ाया जाएगा तो वो विद्यार्थियों के दिल दिमाग में पहुंचेगा। ये कहाँ रुकेगा। अब आते हैं राजनीति पर और हम विपक्षी दलों को या विपक्षी दलों के मुखौटा के रूप में ब्राह्मण समुदाय में घुसे लोगों का भी इसमें दोष नहीं मानते, क्योंकि पेपर बनाने में, प्रश्न पत्र बनाने में, निर्धारित करने में उनका कोई योगदान नहीं है। उनको तो ये बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया और उस पर टूट पड़े। लेकिन एक बात जरूर है कि ये पूरी राजनीति हो क्यों रही है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की जनसंख्या 14 से 15% है। हालांकि जो अंतिम जनसंख्या है उसके हिसाब से लगभग 13% से भी थोड़ा कम है, लेकिन अन्यथा इनकी जनसंख्या 14 से 15% के बीच में है पूरे प्रदेश में। और बहुत सारे क्षेत्रों में ये निर्णायक भूमिका में है चुनाव की। अगर इनका एक मुश्त वोट किसी को मिलता है तो वह सरकार बनाने में सफल हो जाता है। 2007 में मायावती ने ब्राह्मणों को अपने साथ मिलाया, अपने पाले में खड़ा किया और पूर्ण बहुमत की मायावती जी की सरकार पहली बार बनी। इसके पहले हमेशा मायावती की सरकार किसी न किसी के सहयोग से बनती थी। मुलायम सिंह यादव ने भी इसको देखा कि ये कैसे संभव हुआ और इसके बाद में वो भी इस काम में लग गए और उन्होंने किसी तरीके से ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित किया और 2012 के चुनाव में मुलायम सिंह ने बहुमत ब्राह्मणों के वोटों की बदौलत ही पाया और उनकी सरकार बनी 2012 में। भाजपा तो सोशल इंजीनियरिंग में माहिर है। वो हर जाति के महापुरुषों को ढूंढती है, हर जातियों के सम्मेलन करवाती है और उनको अलग पहचान देती है, उनके विधायक चुनती है, उनको उतनी हिस्सेदारी देती है और इसी को सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। उन्होंने भी देखा और ब्राह्मण में समुदाय में अपनी पैठ बनाई और 2017 में सरकार उनकी बनी, 2022 में सरकार बनी और इसमें ब्राह्मणों की महती भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। और इस ब्राह्मणों के बदलते रुख से बसपा भी परेशान थी और सपा भी परेशान थी। 2017 के तुरंत बाद ये प्रचारित किया जाने लगा कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वे ठाकुर हैं और वे ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, ब्राह्मण के विरोधी हैं। और इसके बाद 2022 में फिर एक बार ब्राह्मणों का पूरा समुदाय उनके साथ में रहा और यही नहीं, दूसरी पार्टियों से, बसपा और सपा से कई ब्राह्मण चेहरे टूटे और वो भाजपा से जुड़े। ये आज की राजनीति का प्रमुख विमर्श है कि ब्राह्मणों को किस तरीके से भाजपा से अलग करके दूसरे समुदायों में ले जाया जाए। इसमें समाजवादी पार्टी अग्रणी है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो राजनीतिक दल हैं उनको किसी न किसी वर्ग, समुदाय को अपने साथ लाने की कोशिश करनी ही चाहिए और समाजवादी पार्टी अगर इसमें करती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सबसे पहले सोचने वाली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री या सरकार जानबूझकर इस प्रश्न पत्र में ऐसी गड़बड़ी क्यों करेगी। आ बैल मुझे मार,
सरकार ऐसा तो नहीं करने वाली है। इसलिए इस गड़बड़ी का, इस त्रुटि का दोष योगी को या सरकार को देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन यह भी सही है कि जो ब्राह्मण विरोध का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, इसके लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। और यह विवाद केवल एक प्रश्न तक सीमित नहीं है, यह उस मानसिकता का प्रतीक है जो ब्राह्मणों के प्रति समाज के एक वर्ग में पनप रहा है। ब्राह्मणों को शोषक के रूप में प्रस्तुत करना, उनके प्रति विभिन्न तरह की चीजें करना। और ब्राह्मणों के पैरेलल एक राजनीतिक दल ने उत्तर प्रदेश में 5000 कथावाचक भेज दिए हैं। वो उन्हीं ब्राह्मणों की तौर पर जो प्रैक्टिशनर ब्राह्मण हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनके पैरेलल जाकर कथाएं करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं, भागवत कथाएं करते हैं, और वो समुदाय विशेष के विवाह समारोह भी आयोजित करने लगे हैं। ब्राह्मणों को भी सोचना पड़ेगा कि उसका हितैषी कौन है। मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो ब्राह्मण भाजपा के साथ खड़े हों, बसपा के साथ ना जाए या सपा के साथ ना जाए। ब्राह्मण इस समाज के चिंतक हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको बिल्कुल किसी अफवाह के सहारे नहीं हाँका जा सकता, और वो नहीं जाएंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा और भी बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि 2027 में चुनाव है, तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। सवाल यही है कि क्या ब्राह्मण विरोध की राजनीति समाज को जोड़ने का काम करेगी या और अधिक विभाजन पैदा करेगी? अगर ब्राह्मणों का अपमान करने से, उनका विरोध करने से समाज प्रगति करता है, समाज का एक वर्ग और सशक्त हो जाता है, तो चलिए करिए, लेकिन इससे कुछ नहीं होना है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो चुनौती अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पर है, वो आपको समझनी होगी। इस देश के इस्लामीकरण की राह में सबसे बड़े रोड़ा, सबसे बड़ी बाधा ब्राह्मण ही हैं। इसलिए एक बहुत बड़े षड्यंत्र के अंतर्गत उनके विरोध में शेष समाज को उनके आगे खड़ा करना चाहते हैं, और ये चल रहा है बहुत दिनों से। इसलिए हमें इसमें सावधान होना पड़ेगा, और इसके लिए लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा कि इसमें ऐसी कोई भी पैनिक ही नहीं है। हमें उस तह में जाना होगा कि ये बातें कहाँ से शुरू हो रही हैं, और हमें इसका अंत करना पड़ेगा। जिस समाज से आ रही हैं उन समाज सेवियों से भी मेरी अपील है कि वो देखें कि अगर इसके करने से उनको कोई बहुत फायदा हो रहा है, तब तो एक बात समझ में आती है। लेकिन ब्राह्मणों का अपमान अगर वो किसी षड्यंत्र के अंतर्गत कर रहे हैं, धोखे में, अनजाने में, तो उससे सावधान हो जाए, क्योंकि उनका उद्देश्य इस देश का राष्ट्रांतरण है, सनातन धर्म को कलुषित करना है, सनातन धर्म को इस देश से विलग करना है। और ब्राह्मण कम से कम देश विरोधी नहीं हो सकते, देश के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं कर सकते, सनातन धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं कर सकते। और आज सनातन धर्म में जो भी कुछ है उसमें ब्राह्मण समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है, उसको रोके रखने में। और ब्राह्मणों का एक लंबा इतिहास है इस देश की आज़ादी में, और उन्होंने बलिदान दिया है, चाहे वो 1857 का विद्रोह हो, और चाहे आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद की घटनाएं हुई हों। एक नाथूराम गोडसे की गोली ने हजारों लाखों चित्पावन ब्राह्मणों को काल के कपाल में भेज दिया। लोगों ने संस्थागत रूप से उनका नरसंहार किया। मुगल शासनकाल में और दूसरे इस्लामिक आक्रांताओं के शासनकाल में जनेऊ को तौल कर ब्राह्मणों की हत्या की जाती थी, क्योंकि उस समय भी वो बाधा थे और आज भी बाधा हैं। समय बदला है, परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन वही विचारधारा है जो भारत को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, जो भारत का राष्ट्रांतरण करना चाहती है। इसलिए सावधान हो जाएं। ये ब्राह्मण विरोध हिंदू समाज में बंटवारे का साधन तो है ही, देश को तोड़ने का, देश के राष्ट्रांतरण का, इस्लामीकरण का भी एक षड्यंत्र है। तो फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।